कौन सी स्टूडेंट यूनियन है? इसके सदर तुम जैसे हैं? मतलब अब मैं कुछ कहूँगा, जो काम है वो करते नहीं है और फजूल बातों पे ध्यान है। यही मसला जो है ना, वो समझ रहे हो? अजीब लोग हैं। पेज नंबर 298, पेज नंबर 298। यार मैं तुम्हें शलवार कमीज वाली तस्वीर दिखा देता हूँ अपनी। अब ठीक है? हाँ हाँ, तो बस क्या तुम दूसरों के फेसबुक देखते रहते? सफ़ा नंबर 298। वो कोई मैंने उस पर को 10 साल पुरानी की तस्वीर लगी थी, वो क्या अजीब फजूल आए सवाल पे हैं, फजूल बातें नहीं किया करें। पेज नंबर 298। अच्छा अच्छा, तो तुमने क्या करना है ये पता करके? हाँ सही है, पेज नंबर 298 पे आइए। चलिए, अच्छा इसके टॉप पे ना एक एग्जाम्पल है, पेज 298 के टॉप पे। आइए ज़रा इसको देखते हैं। 2015 का साल है हमारा। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन 26, टैक्स डेप्रिसिएशन 4 और अदर इन्फॉर्मेशन में लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन नज़र आ रहा है जी 15 और टैक्स डेप्रिसिएशन नज़र आ रही है जी पिछले साल की 8। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड लॉस टू बी कैरिड फॉरवर्ड। ओके, सबसे पहले एक दो चीज़ें देखिएगा। सेल्स हैं जी 100, कॉस्ट ऑफ सेल कह लें, एक्सपेंसेस कह लें 120 और आपका लॉस आ गया 20 का। हम इसको कहते हैं लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। इसमें से लेस कर दें जी टैक्स डेप्रिसिएशन 10 की, तो लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना होगा जी? 30। क्या ये बात समझ आई सबको? क्या मैं कह सकता हूं कि इस 30 के दो हिस्से हैं? एक लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन है, वो कितना है जी? 10, ये वाला, ऐसे ही है। और दूसरा मैं कह सकता हूं कि एक है लॉस ड्यू टू इनकम फ्रॉम बिजनेस, वो कितना है जी? 20। टोटल 30 का लॉस कैसे बना हुआ है? 10 के डेप्रिसिएशन की वजह से और 20 के बिजनेस लॉस की वजह से। क्या ये बात सबको समझ आती है? ये बात क्लियर है? ओके, अब आइए वापस सवाल के ऊपर। सवाल कहता है कि हमारे पास प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इस साल की है कितनी? 26। ओके, अब कहानी में एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि आपने करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन पहले माइनस नहीं करनी होती। ये बात आपको पहले नहीं बताई थी मैंने। डेप्रिसिएशन सबसे एंड पे माइनस होती है, यानी कि आपने अपनी सेल्स उठाई टैक्स वाली, आपने उसमें से सब एक्सपेंस माइनस करने हैं सिवाय डेप्रिसिएशन के, सिवाय टैक्स डेप्रिसिएशन के, तो आपके पास 26 आ जाएगा। उसके बाद आपने सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करना है, जो कि सवाल में कितना नजर आ रहा है जी? 15 का, लेस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 2014 का 15। तो भाई प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करना है। अब वो सवाल में क्या शरारत करेगा? वो देगा आपको प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन और लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन। आपने दोनों में डेप्रिसिएशन ऐड बैक करनी है और इसको बनाना है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। फिर आपने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन में से लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो आंसर आएगा 11। ठीक होगी बात? पहली प्रायोरिटी ये होगी। उसके बाद आपने लेस करना है करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन, करंट ईयर की, पिछले साल की नहीं, करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन और कितनी है? 4। फिर बच गया 7 और फिर आपने माइनस करना है ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन, लेकिन सारी नहीं, लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या? एक्चुअल ब्रॉट फॉरवर्ड जो कि गालिबन सवाल में 8 है, या फिर इसका 50%। दोनों में से लोअर क्या है जी? 3.5। तो 3.5 इज योर इनकम फ्रॉम बिजनेस।
और बकाया जो डेप्रीसिएशन रहेगी 8 की थी ना, आपने 3.5 एडजस्ट की, बकाया 4.5 आप डेप्रीसिएशन अगले साल में कैरी फॉरवर्ड कर लें। ये पूरा असूल है जो कि आज मैंने आपको बताया। तो इसीलिए जब भी लॉसेज आए, सबसे पहले करंट ईयर की डेप्रीसिएशन और पिछले वाली डेप्रीसिएशन को साइड पे कर देना। बात करनी है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन की इस साल की और लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन की पिछले साल की, पहले उनको सेट ऑफ करना है। कुछ बचे फिर करंट ईयर की डेप्रीसिएशन माइनस करनी है, कुछ बचे तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन माइनस करनी है, वो भी लोअर ऑफ एक्चुअल या 50%। यहां तक सब साथ हैं, यहां तक सब साथ हैं भाई। लेकिन याद रखिएगा ये वाला रूल तब लगेगा अगर ये इफ दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 मिलियन। मेरे सवाल में ये 10 मिलियन से ज्यादा है तो ये वाला रूल लग गया। अगर ये 6 मिलियन होता तो मैं लोअर ऑफ ना लगाता, 8 की 8 सारी की सारी माइनस कर देता। ठीक है, तो ये रूल तब लगेगा जब ये 10 मिलियन या उससे ज्यादा होगी। ये बातें कहाँ लिखी हैं? आइए सफ़ा नंबर 297 पे जो लॉसेस का पॉइंट नंबर 4 आखिरी रह गया है इसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 में कहता है जी द लॉस ड्यू टू डेप्रीसिएशन, द लॉस ड्यू टू अमोर्टाइजेशन एंड द लॉस ड्यू टू इनिशियल अलाउंस रिडक्शंस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ। डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस तीनों का सेम ट्रीटमेंट है। अगर इनकी वजह से कोई लॉस हो गया, सर इनकी वजह से लॉस कैसे होगा? देखें ऐसे होगा, ये जो आपको बताया हुआ है, ठीक है, जितनी डेप्रीसिएशन माइनस हो रही होगी लॉस उतना ही हो रहा होगा ना। इनकी वजह से जो लॉस होगा दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ, जो करंट ईयर में माइनस नहीं हो सका, इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में से सेट ऑफ होगा आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 का लॉस माइनस करने के बाद सवाल यह है कि सबसेक्शन 1 का लॉस कौन सा है? सर वो ये वाला है। अगर आप सबसेक्शन 1 पढ़ें इसी सेक्शन का तो उसमें वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस की बात करता है। तो इसका मतलब है कि डेप्रीसिएशन बाद में माइनस होगी, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पहले माइनस होगा। उसने क्लियर ब्रैकेट में लिख दिया आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर सबसेक्शन 1 इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर, आने वाले साल में, एंड सो ऑन अंटिल कंप्लीटली सेट ऑफ। और डेप्रीसिएशन को आप तब तक कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे जब तक वो कंप्लीटली सेट ऑफ नहीं हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि लॉस ड्यू टू इनकम फ्रॉम बिजनेस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 6 साल तक, और लॉस ड्यू टू डेप्रीसिएशन कितनी देर तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है? लेटा हुआ 8, इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अन्यथा डेप्रीसिएशन को कैरी फॉरवर्ड करते जाएं। नो 6 years लिमिट। द अमाउंट नॉट सेट ऑफ शैल बी एडेड इन द रेलिवेंट अमाउंट्स इन फॉलोइंग ईयर। सवाल मेरा आपसे ये है कि बिजनेस के तो 6 साल है ना, हर साल के बिजनेस लॉस का आपको हिसाब अलग अलग रखना है। लेकिन जब हम बात करेंगे डेप्रीसिएशन की, क्या हर साल का अलग अलग हिसाब रखना जरूरी है? बोलें, क्या ये देखना है पहले 21 वाली माइनस हो फिर 22? सर जब सारी इन्फिनिटी तक जा रही है तो टोटल करते जाए, जरूर आपने हर साल का हिसाब अलग अलग रखना है। तो डेप्रीसिएशन को आपने कभी भी अलग अलग नहीं करना, बल्कि डेप्रीसिएशन को आपने क्या करना है? बिल्कुल, डेप्रीसिएशन को आपने टोटल कर देना है। अजीब लोग हैं, जवाब नहीं देते। तो जो अमाउंट सेट ऑफ नहीं हुई उसको हम क्या करेंगे जी? टोटल कर लेंगे। अगली बात, इफ टैक्सेबल इनकम फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू और मोर देन 10 मिलियन। सर वो बात रेड वाली समझ आ रही है? अगर आपकी ये वाली इनकम ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करने के बाद जो इनकम बनती है, अगर ये 10 मिलियन के बराबर या उससे ज्यादा है, देन ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड अमोर्टाइजेशन, ब्रॉड फॉरवर्ड इनिशियल अलाउंस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ इनकम। तो ये देखें, मैंने ब्रॉड फॉरवर्ड को 50% के अगेंस्ट एडजस्ट कर दिया, लेकिन 50% इसका लेना है, ये बड़ी बड़ी अजीब सी बात है। 10 मिलियन ये वाला चेक होगा, 50% इसका होगा। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है। द डिडक्शंस रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन, इनिशियल अलाउंस एंड अमोर्टाइजेशन शैल बी
एडजस्टेड एट लास्ट, तो ज़ाहिर बात है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट्स आप सबसे एंड पे करेंगे, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। किसी का कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, लॉस के आखिरी पॉइंट की समझ आ गई कि सबसे पहले आपने क्या करना होता है जी? सबसे पहले आपने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन निकालना होता है, उसमें से पिछले साल का लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, फिर करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस होती है, फिर पिछले सालों की डेप्रिसिएशन माइनस होती है। अब अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल आ गया तो आप क्या करेंगे? सर इधर देखिए, आप लोगों को सवाल शुरू करने की आदत है अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, कैसे ही है? ओके, आप यहां पे एड बैक करते हैं वो तमाम अखराजात जो कि टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते, और आप लेस कर देते हैं वो अखराजात जो टैक्स वाले माइनस कर देते हैं। आपने न्यूमेरिकल को बिल्कुल उसी तरीके से लेके चलना है जैसे आप लेके चल रहे हैं। आपने टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, उसको उठा के साइड पे कर दें। जैसे सेल टैक्स के सवाल में आता है ना स्पेसिफिक इनपुट वाली बात, उसको साइड पर रखते हैं। आपने टैक्स डेप्रिसिएशन को भी साइड पर रख देना है। आप कहां पर पहुंचेंगे? क्या आप प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन तक पहुंच जाएंगे? ये टैक्स डेप प्रॉफिट होगा ना, टैक्स प्रॉफिट होगा। उसके बाद आपने पहले लेस करना है ब्रॉड फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, माइनस कर दिया आपने। उसके बाद आपने इस साल की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, फिर आपने ये वाला असूल लगाना है। अगर तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 10 मिलियन है तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन का क्या होगा जी? ये होगी लोअर ऑफ एक्चुअल या फिर 50% ऑफ दिस, लेस करें और इनकम फ्रॉम बिजनेस ले आए, और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस न्यूमेरिकल के फेस पे चली जाएगी। तो आपके न्यूमेरिकल पे ये इंपैक्ट आएगा कि आपने सिर्फ टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, बाकी सवाल को नॉर्मल तरीके से लेके चलना है। ठीक होगी बात? उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करें, फिर कोई करंट ईयर डेप्रिसिएशन है वो माइनस करें, एंड पे आप ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करें। यहां तक किसी का कोई सवाल? हाँ, डेप्रिसिएशन पहले से तो माइनस हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट की माइनस हुई होगी ना, उसको तो आपने एड बैक कर देना है। आपने टैक्स डेप्रिसिएशन को जो है वो माइनस नहीं करना। ठीक है मेरे भाई? ओके, चलिए जी, यहां तक अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। जो एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला है जी, क्या हुआ? किसके अंदर? इसमें नहीं, डेप्रिसिएशन कौन सा वाली? अकाउंटिंग वाली के टैक्स वाली? सर टैक्स वाली तो माइनस करनी होती है, वो तो आपने करनी ही नहीं है। वही तो आपको कह रहे हो कि वो नहीं करनी, वो बाद में करनी है। ठीक है मेरे भाई? नहीं बोलेंगे? सफा नंबर 428 पे आइएगा। पहुंच गए हैं जी आप? बोलें। सफा नंबर 428 पे आपको आंसर नंबर 15 नजर आ रहा होगा। देखिए उसने क्या किया हुआ है, अकाउंटिंग प्रॉफिट लिया, उसमें जो अखराजात टैक्स वाले माइनस नहीं करने देते वो ऐड बैक कर दिए, सैलरीज और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन आ गया, उसमें से ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस हुआ। इत्तफाक से मेरे पास कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं कि मैं करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं। तो इसीलिए उसने क्या किया, उसने 1 लाख का जो बिजनेस लॉस है वो भी कैरी फॉरवर्ड किया, करंट ईयर की डेप्रिसिएशन 3 लाख वो भी कैरी फॉरवर्ड की, और पिछली डेप्रिसिएशन जो 2.5 लाख की आ रही है वो भी कैरी फॉरवर्ड कर दी। अगर इसके पास प्रॉफिट होता तो ये पहले करंट ईयर डेप्रिसिएशन को माइनस करता और फिर किसको माइनस करता? ब्रॉड फॉरवर्ड को। तो आप फॉर्मेट कुछ देख रहे हैं और कुछ समझ आ रही है कि नहीं? वो शौकत,
वो कौन लोग हो यार? सफ़ा नंबर 431 पे आइए, ये सवाल मैंने भी आपको करवाना है बोर्ड पे। इसकी वर्किंग वन देखें, आंसर 18 की वर्किंग वन नजर आ रही है आपको 431 पे? वर्किंग वन देखें, सेल नजर आ रही है, कॉस्ट ऑफ सेल नजर आ रही है, डेप्रीसिएशन अभी उसने माइनस नहीं की, वो पहुंचा प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन पे, इसमें से माइनस किया लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन पिछले साल का, प्रॉफिट बच गया 9150 का, फिर उसने करंट ईयर डेप्रीसिएशन माइनस की 9000 की, 150 बच गया, फिर उसने ब्रॉड फॉरवर्ड माइनस की, तो सारा कुछ खत्म हो गया। फॉर्मेट समझ आ रहा है? तो इसका मतलब है कि हमने अपना सवाल बिजनेस का बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना है, बस उसमें करंट ईयर की टैक्स डेप्रीसिएशन माइनस नहीं करनी, वो माइनस करेंगे पहले पिछले साल का लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद। ठीक है जी, तो सही है, समझ आ रही है बातों की? ओके, आप लोग पहुंचेंगे सफ़ा नंबर 306 पे। ठीक है जी, यहां पे आपको नजर आएगी एग्जाम्पल 3। पहुंच गए जी? एग्जाम्पल 3 फरमाती है टैक्स ईयर 2, 3, 4, 5, 6 लॉस ही लॉस है, लेकिन आपने मुझे बताना है कि ये 2,30,000, 20,000, 10,000 और 10,000, ये जो लॉस है ये डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद है या डेप्रीसिएशन माइनस करने से पहले है? अनएब्जॉर्ब क्या होता है? वो डेप्रीसिएशन जो एडजस्ट नहीं हुई होती, जो डेप्रीसिएशन एडजस्ट नहीं होती ना, उसे अनएब्जॉर्ब कहते हैं। हाँ जी बताइए जी, ये डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद है। 2002 में 5,000 की डेप्रीसिएशन है, तो डेप्रीसिएशन माइनस करने से पहले कितना लॉस होगा? 2,05,000, 2,05,000। ओ खुदा का वास्ता है भाई, ये देखें, ये देखें, आफ्टर डेप्रीसिएशन ये है, डेप्रीसिएशन ये है, तो बिफोर कितना होगा? 2,05,000। अजीब लोग हैं, उसने ये दिया हुआ है आफ्टर डेप्रीसिएशन, उसने आफ्टर डेप्रीसिएशन दिया है आपको, डेप्रीसिएशन दी है बिफोर 195 है। आपको भी ये बात ही बताई थी ना कि आपको वो लॉस आफ्टर डेप्रीसिएशन देगा, आपने डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करना है, ऐड बैक करेंगे तो 195 आएगा, ऐसे ही है ना? तो आपने लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन बनाना है, बना लिया, बनाए 2002 का लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन कितना बनता है? बोले, वो बोले तो सही, फिर नहीं बोल रहे जी। 195, 2003 का लिखें लॉस कितना बनता है बिफोर डेप्रीसिएशन? लिखें साथ 25,000। 2004 कितना बनता है जी? 10,000। 2005 5,000 और 2006 5,000। ठीक है जी। उसके बाद प्रॉफिट शुरू हो गए 7, 8 और 9 में, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर। कहता है कि 2009 की टैक्सेबल इनकम निकाल दो। मेरे भाई मैं 2009 की टैक्सेबल इनकम तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे लॉसेस की सूरत हाल पता ना हो कि क्या चल रही है। तो इसका मतलब है मुझे पहले 7, 8 और 9 के बारे में भी काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो आइए जी, आप लोग सिर्फ बोर्ड पे देखेंगे और आप लोगों ने मुझे सिर्फ बताना है कि जी हमने करना क्या है। सबसे पहले 2007, 2007 का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बताएं कितना है? कितना? सबसे पहले क्या माइनस करूं? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। किस साल का लॉस है जी? 2021 का के 22 का? सवाल में पहला लॉस कौन सा है? 2 का। क्या 2002 का लॉस 7 तक आ सकता है? 3, 4, 5, 6, 7, अभी तो 5वां साल है, अभी तो 5वां साल है, मैं तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूं। नहीं, ऐसे ही है। कितना लॉस है जी? क्यों 195? 2 क्यों नहीं?
सर प्रॉफिट बिफोर में से लॉस बिफोर माइनस होगा, लॉस आफ्टर माइनस नहीं होगा। 195, लो जी, ये कहानी तो ये खत्म हो गई। इनकम फ्रॉम बिजनेस 0 और कैरी फॉरवर्ड क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस 2022, 30 एडजस्ट हो गया, 165 रह गया। ओ अच्छा यार, अजीब, मैं क्या समझा रहा हूँ, अजीब सालों पे घुसे में। ये ले, कैरी फॉरवर्ड लॉस 2003 कितना है जी? कैरी फॉरवर्ड लॉस, कैरी फॉरवर्ड लॉस 2005 और कैरी फॉरवर्ड लॉस 2006। सर मैं इनको टोटल क्यों नहीं कर रहा? इनको टोटल क्यों नहीं किया मैंने? बोले सर 6 साल अलग अलग हिसाब रखना है, टोटल कर दिया तो मिक्स हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड करंट ईयर की कितनी है? 2007 की कितनी है डेप्रिसिएशन? और पिछले साल की जो एडजस्ट नहीं हो पाई अभी तक वो कितनी है? टोटल कर दें, टोटल कर दें सबको, कितनी? टोटल 40,000 की डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड। डेप्रिसिएशन को अलग करने की जरूरत नहीं है, इन्फिनिटी तक जा सकती है, अलग अलग हिसाब रखने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई? पिछले तमाम सालों की डेप्रिसिएशन जो माइनस होने से रह गई वो है 5 जमा 5 जमा 10 जमा 5 जमा 5। ये तो माइनस नहीं हुई ना अभी तक। ओके, आइए जी 2008 पे, शायद कोई बस आ जाए जिसमें सवारियां बैठाने की गुंजाइश हो। बताएं जी 2008 में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितनी है? मर्जी है आपकी यार। सबसे पहले 22 का लॉस एडजस्ट होगा, 2 का, अच्छा यार ठीक है, 165, ओ फारग हो गया। कैरी फॉरवर्ड करें, वन 155 हो सकता है कैरी फॉरवर्ड। 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसका आखिरी साल था, 6 पूरे हो गए, क्या ये 9 पे जा सकता है? बोलें, बहुत नाअहल हो, इतने नाअहल हो, इतने नाअहल हो, इतने नाअहल हो कि 6 सालों में भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है जी, सब अच्छा है, तो 6 सालों में इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए कि कम से कम लॉस ही एडजस्ट हो जाता। इतने नाअहल हो, इतने नाअहल हो। आगे चले, तू 4 दफा बोल इसे, इतनी से 4 दफा बोल, इतने नाअहल हो, बोल जल्दी बोल, जल्दी बोल यार, मर्जी है तेरी। कैरी फॉरवर्ड लॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस 2003, अच्छा बस ठीक है, नहीं इतना भी नाअहल नहीं है वो। 2004 10,000, 2005 2006, और डेप्रिसिएशन का क्या करना है? पिछले साल की और करंट ईयर की कितनी है? कितनी? 70,000। बहुत लॉस इकट्ठे हो गए भाई, कोई बात नहीं। 2009 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, ओ बोला मेरा भाई बोला, लेकिन कोई बात नहीं, इतने नाअहल हो कि लॉस आया करा दिया, अब क्या फायदा? अब क्या फायदा? सबसे पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस 2003 का, ओ बहुत सवारी है, बहुत जगह है, बहुत जगह है, आए जी कितना? बहुत जगह है भाई, बहुत जगह है, पूरी डेवो आ गई है खाली। ओ तेरी खैर, आने दो आने दो, बोइंग A380 आ चुका है भाई, अन्नी मची हुई है। हाँ जी, सारे लॉसेस एडजस्ट हो गए, बताइए जी। जी कितना बनता है जी? 175। बहुत जगह है, बहुत जगह है, पहली मंजिल खाली पड़ी है। करंट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन बताइए, 20,000। बहुत जगह है जी, बड़ा इश्तेहारे में। आगे चले, रुक जाएं, रुक जाएं,
ये असूल लगाना है कि नहीं लगाना? क्या ये 10 मिलियन या उससे ज्यादा है? नहीं, सारी माइनस करें, कितनी है? 70,000। बताएं जी। 1, अभी भी जगह है, बस जी बंदे पूरे हो गए। ले जी, अब ये बस जाएगी न्यूमेरिकल के चेहरे पे और 85,000 लिख देगी। ठीक है जी, सब अच्छा है? वो बोले ले जी, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। अली रजा भाई 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। ले जी, यहां तक सब ओके है, सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए जी, मुबारक हो, कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, हाँ अब तो बस रूटीन की बातें। हाँ अब कॉन्सेप्ट सारे खत्म हो गए, नो नाउ देयर इज नो न्यू कॉन्सेप्ट। अब बस कुछ बैलेंसिंग फिगर्स हैं, बस वो पूरी करते हैं। या तू चुप कर जा, तू मारना खाली मेरे से। सफ़ा नंबर 571। क्या बात है, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्चर नंबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्चर नंबर, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्चर नंबर। सवाल नंबर 28। समझ रहे हो? ओ समझ रहे हो सर, चैप्टर कोई नहीं है, 571 पे एक सवाल पाया जाता है। मिल गया जी आपको? ओके। काजमी ट्रेडर इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट। सवाल ठीक है जी। इसकी परचेजेस की चौथी एडजस्टमेंट में है, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स 60% यूज इन फैक्ट्री बिल्डिंग एंड 40% यूज इन ऑफिस बिल्डिंग। जी क्या करना है, क्या करना है बताएं? क्या फैक्ट्री बिल्डिंग वाली जो इलेक्ट्रिकल एंड फिटिंग्स हैं इस पे इनपुट मिलेगा? बोले। अच्छा, आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स जो फैक्ट्री वाली हैं उस पर भी इनपुट नहीं मिलेगा और ऑफिस बिल्डिंग वाली पे भी नहीं मिलेगा, ऐसा ही है? कायम रहिएगा इस बात पे जी। ऑफिस वाली पे इनपुट मिल जाएगा? अच्छा नहीं, ऑफिस पे तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। ये तो बात हमने पढ़ ली हुई है कि अगर कोई भी चीज़ें आप खरीदें जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ परमानेंटली अटैच कर दी जाएं, उस पर आपको इनपुट नहीं मिलता। ऐसे ही है। आगे चलिए, टेबल के नीचे आइए। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन फरवरी 22 इंक्लूड्स सेल टैक्स ऑफ 1.36 मिलियन। क्या कर रहे हैं जी इसका? ये इनपुट के तौर पे माइनस हो सकता है? ओके। 60% ऑफ द अमाउंट वॉज रिलेटेड टू फैक्ट्री बिल्डिंग वाइल रिमेनिंग अमाउंट वॉज रिलेटेड टू ऑफिस बिल्डिंग। हाँ जी, अब बताएं क्या ये क्या बात हुई? ऊपर कहते हैं कि जी सारा डिसअलाउ होगा, इधर कहते हैं जी ऑफिस वाला डिसअलाउ होगा। क्या ये खुला तजाद नहीं? बोले सर, एक बात जहन में रखिएगा, जो ऊपर इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स है ना, ये अटैच हो रही हैं परमानेंटली इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसे ही है? ओके। करना क्या है? करना यह है मेरे भाई कि आपने इसको सेक्शन 8 के तहत डिसअलाउ कर देना है, क्योंकि सेक्शन 8 ये नहीं कहता कि ऑफिस बिल्डिंग के साथ परमानेंटली अटैच होगी तो माइनस नहीं हो सकता। उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, उसमें फैक्ट्री बिल्डिंग भी है, तो इसका मतलब है वो तो 17 सारा डिसअलाउ हो गया। लेकिन जब बात बिजली के बिल की आती है ना, तो सर आज एक बात सुन लें, सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग की बिजली का इनपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही इनपुट प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा होता है। एडमिन वालों का क्या काम है इसमें? वहां पे प्रोडक्शन थोड़ी हो रही होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये देखें, ये आपकी पूरी फैक्ट्री है। फैक्ट्री के अंदर एक कॉलोनी है जहां पे लोग रहते हैं, वर्कर रहते हैं। अब जो बिजली वर्कर्स की कॉलोनीज को दी जा रही है, क्या उसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक है? नहीं, तो इसका इनपुट क्यों माइनस करते हैं भाई? ये बात समझ आई? आज के बाद याद रखिएगा कि यूटिलिटीज सिर्फ उतनी ही माइनस होंगी जितनी वो प्रोडक्शन से रिलेट करती हैं। अगर सवाल में कोई डाटा मौजूद नहीं है तो सारा माइनस कर दें। अगर वो इस तरह की हरकत कर दे कि जी इतना परसेंट फैक्ट्री और इतने परसेंट एडमिन, एडमिन वाला फारिग करा दे, फैक्ट्री वाले पे इनपुट माइनस कर दे। ठीक है जी, वो सही है? बोलेंगे नहीं? सब अच्छा है? एक ये पॉइंट था। आगे चलते हैं, चलते हैं दबे पाऊं कि कोई जाग ना जाए। क्लास में लेट आने वालों की
यही आसदा है। ओके, सवाल नंबर 13, पेज नंबर 391, सफ़ा नंबर 391 पे मिलेगी आपको डॉक्टर सोना की लाश। 391 पे मिलेगी आपको डॉक्टर सोना की लाश। डॉक्टर चांदी, वो याद है वो बचपन में गेम होती थी सोना चांदी हीरा मोती? आप लोगों को क्या पता, आप लोग तो मोबाइल वाले लोग हैं। आती है खेलनी? कैसे खेलते थे? 4 पर्चियां सोने की, 4 पर्चियां चांदी की, 4 हीरे की, 4 मोती की। नहीं, जिसके पास 4 पूरे हो जाते थे वो स्टॉप कर देता था और नारे भी लगाता था, भला क्या? ये बोला है, ये बोला है। बेटा तू जानता नहीं, उसने अपना तारुफ कल करा दिया था। तू गया बेटा, तू तो गया, अल्लाह हाफिज। कौन सा? ये मिटा दूं जो बोर्ड पे लिखा हुआ है? बहुत ही अहल हो, बहुत ही अहल हो, बहुत ही अहल हो। भलाई के लिए कर लेना चाहिए इसे। क्या हुआ जी? ओ नहीं यार, अब इतनी भी क्या है। ले जी, अब हम करते हैं सेल्स से सवाल करना, कि इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल अगर सेल्स से करना हो तो वो किस तरीके से होगा। आइए ये भी देख लेते हैं। ओ मैन, कल क्या करेंगे फिर हम? कल क्या करेंगे? कल पास्ट पेपर कराना है भाई का, 7 ही एक है वो। भाई सर वो मैं आपको तो मैं नाराज कर ही नहीं सकता। निगाहें बोर्ड की तरफ। डॉक्टर सोना, डॉक्टर गोल्ड इज अ लीडिंग आंखों का स्पेशलिस्ट। ही मैनेजेस अ प्राइवेट क्लिनिक। अ समरी ऑफ हिज रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर इज एज फॉलोज। सर ये कोई अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है भाई, ये है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये क्या होता है? एनपीओ में पढ़ा नहीं है रिसीट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? पढ़े हैं क्या नहीं? बिल्कुल, ये कुछ ऐसी ही चीज है। लेफ्ट साइड पे रिसीट्स जो पैसे आए, राइट साइड पे वो पेमेंट्स, वो खर्चे जो आपने किए। नोट्स टू द रिसीट एंड पेमेंट्स आर प्रेजेंटेड बिलो। नीचे कुछ नोट्स हैं और भाई कहता है कि टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, वही फजूलियात जो निकालनी है वो निकालते हैं। चले जी सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले बनेगी वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस की, और आज कहीं पे ये नहीं लिखा जाएगा अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि हमारे पास तो प्रॉफिट एंड लॉस ही नहीं है। तो चलें कोई बात नहीं, हम टैक्स वालों का प्रॉफिट एंड लॉस बना लेते हैं। कौन सा इसमें मुश्किल बात है? FR1 पढ़ पढ़ के हमारी उम्र गुजर गई, सर के बाल उतर गए, कोर्स फिर खत्म नहीं हुआ, कहां तक पहुंच गए? एनपीओ, एनपीओ ब्रो, एनपीओ क्या करते हैं एनपीओ में ब्रो? रिसीट एंड पेमेंट का क्या काम होता है? ओपनिंग क्लोजिंग ये बैलेंसिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ये बैलेंसिंग। अजीब लोग हैं, तो नहीं क्या करते रहते हैं। कंसल्टेशन फी क्या करना है इसका? क्या ये टैक्स में, सेल्स में आनी, चार्जेबल में आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है। तो कंसल्टेशन फी बिल्कुल चार्जेबल में आएगी। हम अपनी सेल्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं भाई, 4.4 मिलियन आ गई, कोई प्रॉब्लम? तो मसला इनकम फ्रॉम सर्जरी, इस पे भी टैक्स लगना चाहिए, ये भी सेल्स में आ गया। आंखों की भी सर्जरी होती है? बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती है। ठीक है जी, 39,50,000। ठीक है, महंगी सर्जरी है सर। सर्जरी सारी ही महंगी होती हैं, कौन सी सर्जरी है जो कि सस्ती है? क्यों सर? आगे चलें। प्रॉपर्टी इनकम 10/62, क्या करना है इसका? लेकिन सर इसके साथ ना नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में वो कहता है जी, डॉक्टर सोना ओन्स अ कमर्शियल बिल्डिंग विच ही हैज रेंटेड आउट। डिटेल्स ऑफ नेट रिसीट्स इज एज फॉलोज। रेंट फॉर द ईयर है जी 8,70,000। नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि न्यू टेनेंट से रिसीव हुआ वो है 7 लाख। पेड टू ओल्ड टेनेंट जो कि 3 साल पहले रिसीव किया था 5 लाख। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन बिल्डिंग 8,000
और नेट रिसीट बची 10,62,000। उसने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन आपको पता है कि ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं है। एडजस्टमेंट 1 में देखें, रेंट फॉर द ईयर 8,70,000 आपको नजर आ रहा है, ये आएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। ओके, उसके बाद क्या है जी, नॉन एडजस्टेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। क्या रूल है इसके बारे में, क्या रूल है? न्यू एडवांस रिसीव्ड लेस अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। कितनी है? 5 लाख मिला था उसे, इधर देखिए कितने साल पहले मिला था? 3। तो 3 सालों का एडवांस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में चार्ज हो चुका होगा। वो कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3। क्या ये बात समझ आती है? न्यू एडवांस लेस सच पोर्शन ऑफ अर्लियर अमाउंट ऑलरेडी चार्ज टू टैक्स, डिवाइडेड बाय 10 भी तो करना है। कितनी अमाउंट आती है बताएं जी, कैलकुलेट करके बताएं जल्दी। भाई कहते हैं 55,000, और कोई इनकम जो चार्ज होनी हो नहीं, तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स कितना आ गया जी? 9। ले जी, ये रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ गया। अब खर्चों की बारी आ गई। आंखें बंद करके रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ 925 जी, फरमाइए। 185 174 आता है, सॉरी। अच्छा, वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं माइनस करना 8,000 का? $8,000 का प्रॉपर्टी टैक्स, हाँ जी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कितनी है? 7। ले जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी हो गई, कोई मसला? उसके बाद रिसीट साइड पे बचा अदर इनकम। अदर इनकम के बारे में कहता है जी, द अमाउंट वाज रिसीव फॉर राइटिंग एन आर्टिकल इन एन इंटरनेशनल मैगजीन ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या करूं? अदर सोर्सेज, ये न्यूमेरिकल का चेहरा बनाएंगे ना, वहां पे डायरेक्ट लिख देंगे, इसकी वर्किंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाएं पेमेंट साइड पे। जी सर, रेंट ऑफ क्लिनिक 3 लाख, क्या ये माइनस होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, करें माइनस। हम टैक्स वालों का प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं। पहले क्या करते थे हम, प्लीज सुने, पहले क्या करते थे जब अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू करते थे, जो खर्चे माइनस करने होते थे वो ऑलरेडी हो चुके होते थे तो इग्नोर करते थे। आज चूंकि हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं, जो माइनस करने हैं उनको माइनस करें, जो नहीं करने हैं उनको इग्नोर करें। जब अकाउंटिंग से शुरू करते हैं तो जो माइनस होने होते हैं वो इग्नोर होते हैं, जो माइनस नहीं करने होते वो ऐड बैक होते हैं। ये फर्क है दोनों में। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 19,60,000, करूं माइनस? और बोले वो घरेलू अखराजात क्लिनिक से थोड़ी माइनस होंगे। परचेज ऑफ मोटर कार, वजह सर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होता। सर्जिकल इक्विपमेंट क्या करना है, इसकी भी डेप्रिसिएशन होती है। सैलरी टू असिस्टेंट, हाँ जी, फीलिंग आ रही है, कैश में दिया होगा, आ रही है फीलिंग? यस सर। क्लीनिंग रनिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? माइनस करें भाई, बिल्कुल इनकम फ्रॉम बिजनेस के हैं। कार एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है जी? 60% ऑफ द कार एक्सपेंसेस वर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द पर्सनल यूज। टोटल कितने हैं? 2 लाख में 60% पर्सनल है तो 40% ऑफिशियल होंगे। 80,000 माइनस करेंगे आप। कोई मुश्किल है भाई टैक्स वालों का पीएनएल बनाना? डोनेशन क्या करूं? टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इग्नोर। आगे चलें, ठीक है जी। अब एडजस्टमेंट 2 भी हो गई, 3 भी हो गई, 4 हो गई। डोनेशन वाज गिवन टू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर अपग्रेडिंग इट्स लाइब्रेरी। दे सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज को, बिल्कुल, सेक्शन 61 वाला टैक्स क्रेडिट।
डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार एंड सर्जिकल इक्विपमेंट अंडर थर्ड शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इज 96,000 एंड 75,000। ओके, अच्छा सर कभी कभार ना सवाल में वो डेप्रिसिएशन आपको खुद ही दे देता है, तो लड़ने नहीं बैठ जाना उससे कि जी मैंने तो गाड़ी पे 15% लगा के देखा, इतना बनता ही नहीं है, तूने कैसे 96,000 बता दिया। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खेलता इन्विजिलेटर, इसमें गलती है सवाल के अंदर, ये सवाल, ये पेपर ही कैंसिल है। वो ऐसे नहीं होता भाई, उसने कैलकुलेट कर दिया बस, ठीक है, खत्म हुई बात, अपनी फनकारी ना लगाया करें। अच्छा जी, गाड़ी की डेप्रिसिएशन कितनी है? कितनी? सर गाड़ी क्या सारी इस्तेमाल हुई है? तो कितनी इस्तेमाल हुई है? तो डेप्रिसिएशन भी 40% माइनस करें। और सर्जिकल इक्विपमेंट, इसकी तो 75,000 है जी डेप्रिसिएशन, ये तो सारी माइनस होगी, बताएं जी। हाँ, टोटल करें 75 मिला के। इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें। इनकम फ्रॉम बिजनेस बता दें कितनी है। बिजनेस यार वो किधर गया यार, ये वैसे सच में बता किधर है ये, तुझे ही पता है और कैसे पता है? सेवन फोर थ्री ले जी। अब क्या करेंगे प्लीज खामोशी, न्यूमेरिकल के चेहरे पे इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी। अदर सोर्सेज कितनी थी? 83,000। ये टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स क्रेडिट और सवाल वहीं पे शुरू। ओके, तो मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपने टैक्स वालों का प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना हो या सेल से सवाल शुरू करना हो, तो वो सवाल इस तरीके से शुरू होगा, जो एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए कर दें, जो नहीं होने चाहिए इग्नोर कर दें, बस। अकाउंटिंग वाले में क्या करते थे, जो माइनस होने चाहिए होते थे उनको इग्नोर करते थे, और जो नहीं होने चाहिए उनको ऐड बैक करते थे। ठीक है, सब अच्छा है। कोई सवाल? सवाल कोई भी हो, जवाब तुम ही हो। ओए होए होए, मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ आज, क्योंकि कल से मेरी छुट्टी शुरू है। आप मतलब पढ़ाई पे ध्यान दिया करें। होए, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 टैक्स में कट गए, 2 CMM, 2 R1 में। वो तेरी तो ढेर सारे दिन हो गए। सफ़ा नंबर 395 नोट करना है कि नहीं? नहीं, ऐसा मजाक हमने नहीं रखा हुआ। 395 पे आइए। यार कोई नोट ही कर लो, कोई 2 मिनट मुझे भी सुकून कर लेने दो यार, नोट भी नहीं करते यार। उस्ताद बुजुर्ग हो गया यार, कोई मतलब ध्यान किया करो यार। जी भाई, क्या फरमाया आपने? सर कब जा रहे हैं फेरी मेडोस? जरा इनको जरा थोड़ा सा नहीं रहो। मैन 4 अगस्त को भाई जा रहे हैं, मैन 4 अगस्त। 4 अगस्त को निकल के पहला स्टे कहां पर होगा मेरे भाई का? नारायण का गान? कहां पर? ओ मैन एबटाबाद, यू नो ठंडियानी। ओ इनको बताए जरा। उसके बाद? उसके बाद 5 अगस्त को बाबू सेट आओ, वहीं पर रुक जाएंगे। अच्छा कहाँ? 5 अगस्त को डायरेक्ट फेरी मेडोस। ओ मैन, ओ मैन, फेरी मेडोस। उसके बाद ओ मैन बेस कैंप, ओ मैन बेस कैंप, ऐसे ऐसे यू नो बेस कैंप ऐसे पीछे में होगी क्या? नांगा पर्वत होगी ऐसे। ओए होए होए, ओ सड़ रहे हो, ओ सड़ रहे हो। अच्छा फिर उसके बाद? उसके बाद सर कितने दिन रुकेंगे यहाँ पे? 2 दिन भाई, 6 अगस्त और 7 अगस्त को इस बेस कैंप में नांगा पर्वत के सामने। अच्छा फिर उसके बाद? ओ मैन, ओए होए होए होए, उफ उफ, भाई ने बोला खंजराब पास,
चाइना बॉर्डर, ओ मैन चाइना बॉर्डर, यानी भाई हुंजा जाएगा फिर यहां से, भाई हुंजा जाएगा, ओ तेरी हुंजा स्टे करेगा मेरा भाई किस जगह पे? वो लेक्सस ग्रैंड, वो अताबाद झील के जो ऊपर है उधर? नहीं, उधर क्यों नहीं? कैंपिंग, ओ मैन कैंपिंग। अच्छा फिर उसके बाद खजरा पास, वहां पे रुकेंगे कि वापस आ जाएंगे? वहां पे रुक नहीं सकते ना, वापस आ, अच्छा वापस आके फिर हुंजा, ओ मैन फिर कैंपिंग, और फिर सीधा घर, हुंजा से सीधा घर। अच्छा सड़े हो, सड़े हो जी भाई। क्वेश्चन 18 कराए, ये समझ आ रही है मुझे कुछ यहाँ से। वो कह रहा सर छोड़े, क्या बात कर रहे हैं आप? ओह मैन ये तो बना रहेगा इधर, यू नो नांगा पर्वत। नांगा पर्वत दुनिया की 8वीं बड़ी चोटी है माशाल्लाह। क्या पढ़ते रहे हो? सवाल नंबर 395, सवाल नंबर 18। चलिए जी वापस आ जाइए, बड़ी नांगा पर्वत हो गई। मैं भी जरा हिसाब किताब लगा रहा हूँ, किधर जाना है, पैसे खत्म हो गए जी। नहीं सर वो मैंने ख़त्म कर दिया, वो नहीं पढ़ा रहा। बस यार मेरी ना असल में तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैंने ना कैंसिल करा दिया। डॉक्टर ने कहा है यू नीड रेस्ट, यू नीड टू गो टू माउंटेन्स फॉर 2 मंथ्स। अभी डॉक्टर की कॉल थी, यकीन करें मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने इसलिए क्लास बंद की थी, डॉक्टर की कॉल आई थी। तो डॉक्टर हैं ये भी ना, वो उधर होते हैं। उन्होंने कहा था सलमान साहब छोड़ें, क्या आप पढ़ाते हैं, क्या आप इतनी मेहनत करते हैं, जाएँ ज़रा ना हर 2 महीने बाद ना ज़रा पहाड़ों पे आया करें। मैं कहा बस मैं जा रहा हूँ अभी। कमर इज, उन्होंने कहा कोई बुकिंग शुकिंग, कमर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अच्छा आप प्लीज़ ज़रा ध्यान से, 2-4 मिनट थे हो गए। कमर जो है बिजनेस कर रहा है ट्रेडिंग का। हिज अकाउंटेंट हैज़ प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग टैक्स कंप्यूटेशन फॉर टैक्स ईयर 2004। उसने 2004 की ना कोई टैक्स कंप्यूटेशन की है, और ये भी देखें आप कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैक्स वालों का ही बना हुआ है। सेल ऑफ मोटर्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन आ गए, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की अभी उसने, 33,000। इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन आ गई, फिर उसने टैक्स डेप्रिसिएशन इस साल की माइनस की 9,000 की, उसके बाद उसने ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस किया पिछले साल का। इसने ठीक किया गलत किया? क्या गलत किया सर? पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस होना चाहिए था, उसके बाद माइनस होना चाहिए था करंट ईयर डेप्रिसिएशन। चले ठीक है, हम करते हैं, देखते हैं क्या करना है। और उसने टैक्सेबल इनकम जीरो की बना दी, और जीरो इनकम है तो टैक्स भी जीरो है। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल एंड एडमिन एक्सपेंसेस। ये जो 33,000 की कॉस्ट ऑफ सेल और एडमिन एक्सपेंसेस है, इसके अंदर क्या शामिल है जी? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड ट्रेवल एंड होटल एक्सपेंसेस ऑफ कमर्स विजिट टू मलेशिया फॉर अटेंडिंग अ ट्रेड फेयर। सर ये 100 का खर्चा 33,000 में शामिल है? ठीक शामिल है, ठीक शामिल है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फॉर कमर्स रेजिडेंस। मेरी लाइट बंद हुई थी कि मुझे लगा था? अच्छा मुझे लगा मेरा ट्रांसफार्मर शायद हुआ है वैसा। तो क्या करना है जी? 150 का, ओके। डैमेजेस पेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाईज, सही माइनस हुआ है। डोनेशंस टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी गलत हुआ है, इस पे क्रेडिट मिलना चाहिए ना भाई, खर्चे के तौर पे थोड़ी माइनस करना होता है इसे। सैलरी पेड टू बारी हु इज कमर्स ब्रदर, एडवांस टैक्स हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी, ठीक माइनस हुआ है। फाइन क्यों नो सर? तो ब्रदर है तो वो काम कर रहा होगा ना ऑफिस के, भाई ही तो है, भाई ही तो काम कर रहा है सारे, ठीक है। फाइन पेड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी लॉस, हुकूमत को फाइन दिया, ये तो माइनस नहीं हो सकता। और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस टैक्स ईयर, इसको क्या करना है सर? ये भी गलत किया हुआ है। कमर इज नॉट मुतमईन विद द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्ड बाय हिज अकाउंटेंट एंड इज रिक्वेस्टेड यू टू यार आपको हंसी नहीं आई? यार आपको कह रहे रिव्यू करो यार, मतलब यार 17 नंबर का सवाल है, कोई मजाक थोड़ी हो रहा है। चलिए जी लेट्स सी करना क्या है। आपने टैक्स वालों का पीएनएल दोबारा बनाना है, ये मिटा दूं सारा कुछ, बल्कि इधर लिख लेते हैं। सवाल शुरू करेंगे हम सेल्स। कितनी सेल्स हैं जी? 45,000। लेकिन इसमें से जो इसने कॉस्ट ऑफ सेल माइनस किया ना सर, इसमें गलतियां हैं, इसको पहले ठीक करना पड़ेगा। और अभी पूरी क्लास यहां पे बोल्ड होगी, पूरी क्लास यहां पे बोल्ड होगी। गिवन कितने हैं जी एज पर क्वेश्चन?
मलेशिया गया भाई ऑफिशियल विजिट के लिए, 100 का खर्चा ठीक माइनस हुआ है तो रहने दे माइनस। घर के बिजली का बिल 150, सही माइनस हुआ गलत माइनस हुआ है, क्या करूं, बढ़ा दूं सर? अरे सारे बोल्ड हो गए सर, ये खर्चा है, इसके अंदर 150 का खर्चा ज्यादा गया हुआ है, माइनस करना है, एड बैक वालों अल्लाह पूछेगा। वो इनकम थी जिसमें एड बैक करते थे, क्योंकि इनकम तक पहुंचते हुए माइनस हुआ होता था, ठीक करने के लिए ऐड करते थे। ये इनकम है, ये खर्चा है भाई, ये खर्चा है, खर्चा है, खर्चा ज्यादा 150 ज्यादा जा चुका है, तो खर्चे को कम करो। खुदा का वास्ता है पेपर में प्लस माइनस देख लीजिएगा, अच्छे खासे सवाल का बेड़ा कर करेंगे आप। इसी को लिख दें नेगेटिव, यूं करना है यूं कर लें, इसको नेगेटिव लिख दें, फिर ठीक है, फिर पॉजिटिव है, यूं कर लें, आपकी मर्जी। आगे चलें। डैमेजेस पेड टू अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर डिलेड सप्लाई, ठीक माइनस हुआ है, खर्चे में 33,000 में सही पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें। डोनेशंस टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर 300 पड़ा हुआ है, गलत पड़ा हुआ है ना, माइनस करें। डोनेशंस कितनी है जी, और ये 300 चीख चीख के क्या कह रहा है, सैलरी ठीक माइनस हुई है, पड़ी रहने दें। और फाइन जो पे किया 200 का, इसका क्या करना है, ये गवर्नमेंट को पे किया जी, कितना है, ये भी खर्चे में से निकालें। और आखिर में जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 500 की पिछले साल से, उसका क्या करना है, ये भी खर्चे में तो नहीं आनी चाहिए भाई। बताएं जी सही वाले खर्चे कितने हैं, 31। सर ये सही खर्चे हैं जो माइनस होंगे। और याद रखिएगा अभी मैंने करंट ईयर की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई, ओके, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट बिफोर, बताइए 131, क्या ये बात समझ आ गई? उसके बाद क्या माइनस करना होता है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, है कोई सवाल में, ढूंढिए कितना है, 4,000 का है। जरा देखिए टोटल बिजनेस लॉस वाज 4,000, वो अकाउंटेंट के पास 3,000 बचे हुए थे, उसने 3,000 माइनस किए हुए, डिस्क्रिप्शन पढ़े ना साथ, टोटल बिजनेस लॉस कितना है 4,000 का, उसके पास बचा ही 3,000 था, इसलिए उसने एडजस्ट 3,000 किया, था तो 4,000, तो सर हम 4,000 माइनस करेंगे, कुछ बचा 9150 बचा। नेक्स्ट क्या करना होता है, करंट ईयर 50%। कौन है यार ये, यार 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 बात सुन इसको 20, ओके, कितना कितनी है जी, 9,000। अब बारी आ गई, अब यहां पे गौर करें, ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स डेप्रिसिएशन, जी बताइए क्या करना है, क्या करना है मेरे भाई, सबसे पहले इसको चेक करें, क्या ये 10 मिलियन या उससे ज्यादा है, नहीं तो 50% वाला कानून नहीं लगेगा, इसका मतलब है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जितनी भी है सारी माइनस करें, लेकिन वो हो नहीं सकती ना सारी माइनस, तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे आप कितनी, 350, सवाल खत्म हुआ, ठीक है जी, ओके। हाँ जी अब बताइए कोई सवाल, एनी क्वेश्चन ब्रो, नो ब्रो, ओके, यार नोट ही कर लो, कोई 2 मिनट मुझे भी साह लेने दो यार, थोड़ा थोड़ा करके नोट कर लो। अच्छा तो भाई फिर नांगा पर्वत अभी भी बनी हुई है, हाँ कभी गया तू नांगा पर्वत, फेरी मेडोज, किस किस जगह गया हुआ मेरा भाई, अच्छा उधर ही रहे, आपकी तो वो पोस्टिंग बहुत होती होंगी ना, तो आजकल कहाँ पोस्टिंग है, कश्मीर किस जगह पे, अच्छा मुजफ्फराबाद में मेन शहर के अंदर, तो उससे आगे दोनों फादर मदर दोनों किधर ही है, अच्छा आप गए मुजफ्फराबाद, ऑब्वियसली गए होंगे, अच्छा आप मुल्तान होते, कमाल है यार,
ठीक है चलें, कोई बात नहीं। अभी तो लाहौर है वैसे, अभी मुल्तान है, लाहौर है। अच्छा मुझे लगा मुल्तान है, आप कह रहे हैं मुल्तान होते। ये तो मसला है यार, नोट करें यार जल्दी। अच्छा अगली बात, ये तो पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में कहता है ब्रीफली कमेंट ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द अबव आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस इन योर टैक्स कंप्यूटेशन। तो ये जो एक्सपेंसेस की चीज़ें आपने माइनस की हैं या नहीं की, डिसअलाउ की हैं, इन सब पे आपने कमेंट भी देना है। ठीक है, तो वो कमेंट देखने के लिए हम क्वेश्चन 18 के सोल्यूशन पे ही आ जाते हैं डायरेक्ट। पेज 432 पे है जी। 432 के टॉप पे देखें तो यहां पर उसने कमेंट्स दिए हुए हैं, जरा एक नजर देख लीजिए, खुद पढ़ लें आप, कोई मुश्किल नहीं है। बस अंग्रेजी मुश्किल है, बाकी तो मुश्किल नहीं है कुछ भी। जी सब ओके है, यहां तक किसी का कोई सवाल? लीजिए अब कल के लिए बेसिकली हमने एओपी के सवाल करने हैं। एक सवाल करा दूंगा, एक या दो सवाल देख लेंगे, कर लेंगे, दो सवाल कर लेंगे। और जो आखिरी हमारा पेपर है ना, एक्चुअली वो मैंने आपके साथ ना थोड़ा सा डिस्कस करना है। वो ऑब्वियसली करवा तो नहीं मैं सकूँगा, ना ज़रूरत है करवाने की। उसमें बस एक सवाल जो 7E वाला है ना, वो मैंने आपको करवाना है। तो एक तो वो सवाल क्लास में हो रहा होगा, और वैसे एक पूरा पेपर, वैसे तो पास पेपर आपने अलग अलग किए हैं टॉपिक वाइज, लेकिन जब एक पूरा पेपर आपके सामने आता है ना, वो ज़रा एक और तरह से चीज़ों को देखने का तरीका होता है। तो वो आपको मैं कल पेपर सबको इधर बोर्ड पे, बल्कि वो प्रोजेक्टर पे मैं लगा दूंगा, लेटेस्ट अटेम्प्ट का पास पेपर। तो बल्कि अभी कल किसने देखी है? अच्छा बगैर, मैं देख रहा था कि क्लास 12:30 खत्म होनी है, मुझे याद है तो 1:45 खत्म होनी है। आज जल्दी आ गया था ना मैं इसीलिए। यार एक तो तू फुप्पो लिख रहा है, तूने अजीब आदमी है, फुप्पो के साथ तूने पाकिस्तान लिख दिया। कौन है यार तू? पुप्पो पाकिस्तान है ही नहीं, अल्लाह ताला के पास तो नहीं है पुप्पो। अच्छा अच्छा सॉरी, मैं कहा तभी पुप्पो से मिलने जा रहा है। किधर होती हैं पुप्पो? इटली होती हैं, अच्छा तभी चक्कर में है कि मैं पाकिस्तान से बाहर चला जाऊं। तू बंदा नहीं सही। वो इटली वही है ना जो बेल्जियम के साथ है? पुर्तगाल के साथ है। पुर्तगल भी तो है एक, पुर्तगल और पुर्तगल में क्या फर्क है? अच्छा वो तुर्की में होता है। या तू चुप कर, जिंदगी तेरी मुरीद के में गुजर गई है तो। पुर्तगाल, अच्छा वैसे ही यार, कहाँ का रहने वाला है? नहीं नहीं, ये शौकत, साहीवाल। साहीवाल के लोग अपनों में ईद मनाने कराची, लो साहीवाल के कराची। यार ये कौन लोग हैं यार? आई क्या, थोड़ा सा सवाल चेंज कर देना, फारग हो जाते हैं। ठहर जा यार, रुक जा एक मिनट, अभी मुझे अपने सीआरएन से लॉगिन भी करना पड़ेगा। सेट कर दें ऑन। जी किधर? यार अभी डामाडोल है, दो तीन चीज़ें हैं पर कंफर्म कुछ नहीं है अभी। दो तीन ऑप्शंस हैं बट लेट्स सी। जे क्या फरमा रहे हैं? उस तरफ वाला कि इस तरफ वाला? ये पहले मुझे बता दे। अपने वाला कश्मीर गया वो, मैं कश्मीर, लेकिन मैं मुजफ्फराबाद तक गया, उससे आगे नहीं गया। वो सर नहीं, बस मैं, मुझे इतना ही काफ़ी है। मैं नहीं चाहता मुझे आवाज़ें पड़ें। सर नहीं सर, मैं अपनी गाड़ी में ठीक हूँ। मैं पिछले साल गया था अभी अगस्त में, पिछले साल ही हो कर रहे हैं।
कैफ पढ़ाने के बाद। आप तो अपने घरों को जा रहे हैं ना पढ़ने, मैं तो सैर करने गया था यू नो। सर ये इसने मानने से इनकार कर दिया मुझे लगता है। ऑन हो गया प्रोजेक्टर क्या नहीं? हाँ अब आ गया, अब आ गया बस। ओके ओके आ गया। ओके जी, ये दुर्घटना कब पेश आई थी जी? ये मार्च लिखा हुआ है, 9 मार्च है, कोई और महीना नहीं है। ओके, आंसर ऑल 8 क्वेश्चंस, आंसर इन ब्लैक पेन ओनली। अच्छा ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप में से काफी लोगों की ना ये कैफ की पहली अटेम्प्ट है, माइट बी पॉसिबल, तो इसलिए ये बातें ना आपको बताना जरूरी है। यहां पर आपको ना एडिशनल रीडिंग टाइम 15 मिनट का मिलता है। 9 बजे आपको एग्जामिनेशन सेंटर में वो बैठा देते हैं और 9 बजे आपको ना सिर्फ क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, और 15 मिनट जो है ना वो बस आप अल्लाह ताला से दुआएं करते रहते हैं और पेपर पढ़ते रहते हैं। 9:15 बजे जाके आपको ना आंसर शीट मिलती है और फिर आप लिखना शुरू करते हैं, जो कि 12:15 तक जारी रहता है। तो ये जो 3 आवर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए, इसके अंदर ये 15 मिनट का रीडिंग टाइम शामिल नहीं है, ये उसके अलावा है। आपने सिर्फ ब्लैक पेन से पेपर करना है, ये बात जेन में रखनी है, ठीक है? कोई ब्लू पेन आपने अगर यूज किया ना तो आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। अगली बात, हर सवाल नए पेज से शुरू करना है, ये प्रैक्टिस तो आपको यहां पे भी कराई जाती है। अगर क्वेश्चन 1 जहां पे भी खत्म हुआ है, बेशक वो सवाल सफ़े की पहली लाइन पे खत्म हो गया, अगला सवाल अगले सफ़े पे होगा। कोई पेपर के नीचे लिखने की जरूरत नहीं है जी, पेज टर्नओवर, काम जारी है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ा लिखा आदमी है, उनको इंस्ट्रक्शन होती है कि भाई आपने सारे सफ़े पलट के देखने हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है 2-3 सफ़े छोड़ के भी किसी ने सवाल किया है, वो एंड तक चेक करते हैं। तो उसको आप इतना कुछ जाहिल ना समझें, वो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा ही होता है, थोड़ा बहुत सीए उसने भी किया ही होता है, वो भी शायद थोड़ा बहुत एफसीए होता है। ओके, तो इसलिए हाँ थोड़ा बहुत, आप लोग पता नहीं इसको क्या समझते हैं, पेज टर्नओवर, वर्का पलटी है, हद होगी यार। हाँ तो बस आप न्यूमेरिकल के फेस के लिए 2 सफ़े छोड़ दें, तीसरे से वर्किंग स्टार्ट कर दें। एक सवाल बस कंटिन्यूस होगा, जहां पे वो सवाल खत्म हुआ अगला सवाल अगली जगह पे होगा। मैं कहता हूं अगर किसी सवाल के 2 पार्ट्स हैं ना, आप वो पार्ट्स भी अलग अलग कर दिया करें, जैसे यहां पर हुआ है। 1 का ए जहां पे खत्म हुआ, 1 का बी अगले सफ़े पे ले जाया करें, वहीं से नीचे शुरू ना किया करें, वरना वो सवाल कैंसिल कर देता है। ठीक होगी बात? ओके भाई जी, मैं आपके साथ कोई सवाल डिस्कस नहीं कर रहा, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि ये सवाल है बिजनेस का, जो कि आपको देखते ही नजर आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हुआ है अकाउंटिंग वालों का। प्रोविजन की बात है, आपको पता है क्या करना है। सैलरी है जी, ईच पार्टनर को पे की, शायद एओपी का सवाल है, ये देखें, इक्वल पार्टनर्स, सैलरी आपको पता है एडबैक होती हैं। तो ये सब एडजस्टमेंट्स वो हैं जो हम कभी ना कभी करते आए हैं, ठीक है जी। ये अलग अलग इंडिविजुअल जो हम निकालते हैं पार्टनर की अपनी टैक्सेबल इनकम, उसका डाटा मौजूद है, और उसने कह दिया कि जमशेद केमिकल जो एओपी है उसकी कंप्यूटेशन कर दें और सुल्ताना की कंप्यूटेशन कर दें। ठीक होगी बात? चलें जी, 8 जमा 9 कितने होते हैं? 17 जमा 2 कितने होते हैं? 19 नंबर का ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एओपी का सवाल है। और मैं आपको ये बात गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको पता है कि यहाँ से सवाल शुरू करना है, फेस पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, प्रोविजन एडबैक होती है, एडमिन सेलिंग एडबैक होते हैं, इंटरेस्ट पे किया ईच पार्टनर को एडबैक होता है। आप इस 19 में से ना कोई 12-13 बड़े आराम से ले सकते हैं। मैंने बहुत तंग करके नंबर दिए आपको, वरना आप इससे ज़्यादा कहल हैं, लेकिन जितनी प्रैक्टिस हमने कर ली हुई है, आप इसको थोड़ा सा बेहतर करें अगस्त में, इसमें से आपके 12-13 नंबर बड़े इजीली आ सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक और सवाल, रेजिडेंट इंडिविजुअल है भाई, सैलरी अलाउंस इनकैशमेंट सब पता है आपको क्या करना है। प्रोविडेंट फंड बैलेंस, प्रिंसिपल अमाउंट 50% एम्प्लॉयर, आपको पता है एम्प्लॉय का क्या करना है, एम्प्लॉयर का क्या करना है। इंटरेस्ट की अमाउंट आ गई, आपको पता है क्या करना है, वही हायर ऑफ 1/3। ग्रेचुटी आपको पता है क्या करना है, रिकॉग्नाइज्ड है, ग्रेचुटी अप्रूव है, कमिश्नर है, कमिश्नर की ग्रेचुटी 3 लाख तक होती है, एग्जाम 6 लाख ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन, याद आया कुछ? बोलें, 80% रिकवर हो गई, बकाया वेव ऑफ हो गई। पता है वेव ऑफ का क्या करते हैं? कंपनी का लैपटॉप ले लिया, फेयर मार्केट वैल्यू इतनी थी, उसने इतने दे दिए, पता है क्या करना है? ओके,
रिसीव्ड अ वॉच वर्थ रुपीज फ्रॉम एज अ गिफ्ट, अपनी कंपनी से गिफ्ट मिल गया। तो ये 7 नंबर का सवाल है मेरे भाई, ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको आती हैं। 7 में से चले 4 तो कोई नहीं गए, ये भी मैं बड़े अजीब सा नंबर बता रहा हूँ, लेकिन आपके ये 7 में से 7 बनते हैं, बट 4 कर लें, कोई बात नहीं, फनकारियां लगाएंगे आप। 16 हो गए। अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिटरमिन द रेजिडेंशियल, यार खुदा का वास्ता है, खुदा का वास्ता है। 4 5, अच्छा चलें ये दूसरा पार्ट है भाईजान। 4 में से चलें 2 आ जाएंगे आपके। यार अरशद एंड इमाराती गोल्ड मर्चेंट अराइव्ड इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 15 मार्च 23 एंड डिपार्टेड द कंट्री ऑन 30 सितंबर 23। गिने दिन कितने बनते हैं? मार्च के 15, अप्रैल में, जून जुलाई अगस्त सितंबर। सर जून 24 तक, जून 24 तक, जून 24 तक गिनेंगे आप तो 2 4 में से 2 आ गए। और चैंगली पता नहीं कौन है, यकम मार्च को आया। फिर भाई अच्छा ये टैक्स ईयर 24 है, ये बात जेन में रखनी है आपने। आपने टैक्स ईयर 24 के दिन यकम जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक गिनने हैं। ओके, ये भाई साहब अगर यकम मार्च को आया तो हमें क्या लगे, ये तो टैक्स ईयर 23 था। यकम सितंबर 23 तक भाई साहब सरगोदा रहे, 31 मई तक सरगोदा रहे, उसके बाद चले गए। तो आप टैक्स ईयर 24 के दिन गिन सकते हैं। 4 में से 4 आने चाहिए, लेकिन चलें 2 आएंगे आपके। Ghaffar Baksh, responding to a notice from the Commissioner Inland Revenue, has preferred to settle his case by filing an offer of settlement before the Assessment Oversight Committee, Section 122D। याद आया कुछ? चैप्टर 15 का सवाल है ये, नहीं आता होगा पेपर में, छोड़ देंगे आप। 18 नंबर हैं अभी आपके। Ashfaq is a resident filer who made the following disposal during the tax year. On 15 November 23, he sold a bungalow, he gifted his coin, he sold several pieces of antique। चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 आपको कितना अच्छा आता है भाई? 8 9 10 11। ये जो तीसरा है ना, ये वाला 3 नंबर का, ये चैप्टर 16 में से है कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स आपने मेंटेन करने हैं। नहीं आता है चैप्टर 16, छोड़ दें। इस 8 में से 4 आपके बड़े आराम से आ सकते हैं। 22 हो गए, आगे चलिए। Assume that date to day is इतने in the tax year 24, Usman 16 years old inherited a 1300cc car valued at 6 million upon death of his father. Furthermore, during the tax year 24, Usman opened a mobile shop and earned income of इतने। Under the provisions of income tax, discuss the chargeability of tax for the हाँ जी, also discuss required to file an income tax return। हाँ जी बताएं chargeability क्या होगी? बोलें सर, उसने 5 लाख रुपए की इनकम कमाई, क्या रिटर्न फाइल कर? चार्जेबिलिटी बताए ना, चार्जेबिलिटी क्या होगी? जो गाड़ी मिली है इस पे कोई टैक्स होगा? और बोले पर्सनल एसेट पे कौन सा टैक्स होता है? और जो इसने मोबाइल शॉप ओपन की, इस पे इनकम फ्रॉम बिजनेस बनती है, लेकिन वो 6 लाख से कम है, टैक्स नहीं लगेगा। और रिटर्न फाइल करनी है कि नहीं? क्यों करनी है सर? वो हमने पढ़ा था, कुछ लोगों ने अगर गाड़ी की वजह से जाना है तो वो ना जाएं। क्या ये उसमें आते हैं कि नहीं? एन ऑर्फन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, कर दिया गलत, 2 नंबर आएंगे आपके। 24 हो गए। Azad Enterprises, having 2 foreign branches in Kuwait and Syria, is engaged in the trading business of consumer durables. In the tax year 24, AE's reported profit before tax was 130 million after adjusting for a rupees 4.8 million profit from Kuwait and 5.3 million loss from Syria. The Kuwait branch also paid taxes equivalent to इतने। Assume that average under the सर ये क्या करना है इसका? क्या करना है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है, और क्या करना है? और क्या है सवाल में? कुछ भी नहीं है। नहीं भाईजान, उसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 130, इसमें 4.8 मिलियन का कुवैत का प्रॉफिट था और 5.3 मिलियन का लॉस था सीरिया पे। ओके, वो बोले तो क्या करूं फिर? कुवैत ने इतना टैक्स पे किया, तो सर वही जो लॉसेस वाली बात हमने कल पढ़ी थी, देख लें फॉरेन टैक्स रेट कितना है। 1 नंबर आएगा आपका 25। फराज इज अ रेजिडेंट फाइलर हु ओन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। क्या बात है फराज साहब की। Under the provisions of the income tax ordinance, compute total income of Faraz in respect of our properties. Also state the reason for excluding any of the properties from this computation। ये 7E का सवाल है जो मैंने आपको कल कराना है, ये वो सवाल है। ओके, नहीं आता छोड़ दें।
नहीं आता पेपर में, 25 नंबर आ गए आपके, बस छोड़ दफा करें, आपको ही नहीं आता, आप फारग हैं। Under the Sales Tax Act 1990, briefly explain whether the following are considered taxable activities. Nadeem received a salary of 2.5 लाख for the month of February from his employer. क्या करूं, टैक्सेबल है कि नहीं है? क्यों? एम्प्लॉय तो टैक्सेबल एक्टिविटी होती नहीं है। Zohab provided consultancy services to his brother for his startup business for an agreement amount of consideration. बताएं सर, कंसल्टेंसी सर्विसेज टैक्सेबल एक्टिविटी है सर? सर्विसेज आती हैं यहाँ पे, कल बात करेंगे। शाहजेब प्लेड द पियानो एन इंस्ट्रूमेंट ही हैज प्लेड सिंस चाइल्डहुड एट हिज पेरेंट्स एनिवर्सरी पार्टी। नहीं सर, नॉट ए टैक्सेबल एक्टिविटी। फुरकान हु वर्क्स एज एन अकाउंटेंट फॉर बिनिश इंटरप्राइजेज ओन्ड बाय मिस बिनिश गिव्स मैथ ट्यूशन टू बिनिश डॉटर इरहाम फॉर अ मंथली फी ऑफ 20,000। Kuratulain, a homemaker with a hobby of baking cakes and pastries, rented a stall at the Karachi Food Festival and sold her baked items. जी, 2 आते हैं आपको, 3 नहीं आते, 2 नंबर, 27 हो गए। आगे चलें। Consider the following independent situations. In February 24, Bakir Associates acquired packaging material worth rupees 6 lakh from Rahil Enterprises. RE did not deposit the related sales tax with the authorities on time due to financial difficulties. Briefly explain chargeability adjustment of sales tax. डिसला हो जाएगा क्योंकि उसने टैक्स जमा नहीं कराया, 2 पूरे 29 हो गए। गुड्स वर्थ रुपीज 12 मिलियन फॉलिंग अंडर द थर्ड शेड्यूल वर सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन ड्यूरिंग। हाँ जी बताएं क्या करूं जी, क्या करूं? 1 नंबर, थर्ड शेड्यूल वाली चीजों में फर्दर टैक्स नहीं लगता, एसआरओ में जाके पढ़ें। 1 नंबर 30 हो गए। A commissioner having jurisdiction, if satisfied that a registered person has issued fake invoices, evaded tax, or committed tax fraud, may suspend the registration of such person through the system without prior notice. List any 4 bases for such satisfaction of the commissioner. हाँ जी, क्या लिख कर आएंगे? वो कहता है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसने कोई फेक इनवॉइसेस इशू किए हैं तो कमिश्नर आपको सस्पेंड कर सकता है। बताइए जी, वो कौन सी वजूहात है जिस पर सस्पेंड कर सकता है? सस्पेंडेड की 4 हैं, चारों आपको आती हैं, 34 नंबर हो गए। ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ 3 रजिस्टर्ड पर्सन। 3 लोगों का डाटा है, आपको पता है रजिस्टर्ड 3 अलग अलग कंप्यूटेशन बनेगी ना। रजिस्टर्ड पर्सन का इनपुट नहीं मिलेगा, इनपुट मशीनरी का सारा एडजस्ट होगा, एग्जाम सप्लाईज पे कोई इनपुट नहीं, जीरो रेटेड कोई इनपुट नहीं। रजिस्टर्ड वर्किंग 3 विद फर्दर टैक्स, एग्जाम सप्लाई वर्किंग 2, ब्रॉड फॉरवर्ड, फेस पे जाके ऐड। नोट 1 इनकी बात कर रहा है, ए ने जो परचेज की हैं, दीज सप्लाईज आर नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2 मिलियन एंड 1 मिलियन रिस्पेक्टिवली। क्या करूं? क्या करूं जी? बिल्कुल तीनों का अलग अलग बनेगा। बताइए जी क्या करना है? 10 को क्या करूंगा? इसमें से 1 का कैश डिस्काउंट माइनस है और 2 का ट्रेड डिस्काउंट माइनस है। क्या करूं? सही माइनस है। आपको कैश डिस्काउंट सही माइनस है, को खुदा का वास्ता है, कैश डिस्काउंट माइनस करने की इजाजत है तो ऐड बैक करें। ट्रेड डिस्काउंट आप कह सकते हैं कि ठीक है अगर एज पर नॉर्म्स एजम्पशन देके चला लें सवाल। 2 के बारे में कहता है ये 20 जो बी ने परचेज किए हैं, 20% ऑफ सप्लायर्स आर थर्ड शेड्यूल आइटम द रिटेल वैल्यू ऑफ विच इज 30% मोर देन द परचेज वैल्यू। क्या करूं? क्या करूं? हाँ तो करना क्या है? रिटेल प्राइस 30% ज्यादा है तो क्या करूं? सर इस 20 को 30% बढ़ा दूंगा, सॉरी इसका पहले 20% लूंगा, उसको 30% बढ़ाऊंगा और एड बैक कर दूंगा। गुड। द मशीनरी इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाईज। किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है 8 की। स्पेसिफिक इनपुट हो गया, वर्किंग 2 में डेड। 10% ऑफ सप्लायर्स आर मेड टू कॉटन इंडस्ट्री। किधर गया? 4 किधर है? ये। हाँ जी क्या करूं इसका? इस 10 का क्या करूं? ये फर्दर टैक्स नहीं लगेगा, अनरजिस्टर्ड से उठा के रजिस्टर्ड। दिस इंक्लूड सप्लायर्स ऑफ रुपीज 2 मिलियन फ्रॉम द कॉटेज इंडस्ट्री। इसकी बात कर रहा है 6 की ये। हाँ जी क्या हुआ? तो हमारी तो परचेज है ना, तो इनपुट पहले भी नहीं मिल रहा था, पहले भी अंदर स्टडी था जी। द मशीन इज यूज एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल सप्लाई। जी 12 का क्या करना है? स्पेसिफिक इनपुट। सवाल खत्म।
16 में से कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। अच्छा चलें 11 कर लें, नहीं 13 क्यों करूं, 10 आएंगे। 44। हो 8 नंबर। योर फर्म इज द ऑडिटर। सर ये बस बार बताना ये है कि ये पहले 3 चैप्टर का सवाल है। आप सारी बात गौर करें कि मैंने बड़े कम कम नंबर लगाए हैं, पास होने की उम्मीद फिर भी है। सेल टैक्स में से कितने का आया? आप पहले 3 चैप्टर में से देखें, 8 नंबर। ओके, सेल टैक्स का 16 नंबर, 4 नंबर 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और ये 5 30। सर 38 मार्क्स का सवाल आया है सेल टैक्स और पहले 3 में से, आपके सामने 62 इनकम टैक्स में से आया। एक बात तय हो गई। अब आते हैं न्यूमेरिकल कितना है और थ्योरेटिकल कितना है। पहला सवाल न्यूमेरिकल, टोटल करते जाएं, 19 नंबर। 19 के बाद ये भी न्यूमेरिकल 7 नंबर, 19 और 7 26। ये थ्योरी है, छोड़ दें थ्योरी। ये भी न्यूमेरिकल 11 ऐड करें, 11 ऐड करें 37। ये डिस्कशन वाला सवाल है, थ्योरी का है। ये भी डिस्कशन वाला सवाल है, ये न्यूमेरिकल का सवाल है, 8 करें ऐड 8। ओके, उसके बाद ये सेल टैक्स का न्यूमेरिकल 16, 61 न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है जी। अब आ जाए वापस, इनकम टैक्स में से कितना न्यूमेरिकल है? 19 जमा 7, 26 जमा 11 जमा 8, 45। टोटल 62 का इनकम टैक्स है, 45 न्यूमेरिकल है, 17 थ्योरेटिकल है। तो सर प्लीज़ उर्दू में याद करें चीज़ें, एटलीस्ट उर्दू में याद करें। सेल टैक्स और पहले 3 चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से याद करें। 38 में से 32 भी आ गए ना, पास हो जाएंगे। इनकम टैक्स में से आप 18 20 25 30 ले ही लेंगे। मार मार के हमने 25 लगाए हैं, फिर भी हम पास हो गए। सेल टैक्स और पहले 3 चैप्टर सबसे पहले परसों पकड़ने हैं। परसों क्लासेस खत्म होंगी, कल परसों सबसे पहले जाके ये पकड़ने हैं, 5-6 दिन में फारिग करा देना है, और उसके बाद डेली रिवाइज करना है ताकि इसमें से गुंजाइश ना हो। इनकम टैक्स उर्दू में कम से कम याद करें। ये 45 के न्यूमेरिकल तो उर्दू में भी हो जाएंगे। 45 में से 30 भी आ गए तो सुरखरू हो जाएंगे, और 45 में से 45 दें तो सर्टिफिकेट में। अच्छा बात कुछ ज़्यादा हो गई है। ठीक है, पेपर पास हो सकता है। मेरे ख्याल में कैफ का सबसे आसान पेपर पास करना यही है, थोड़ा सा इंसानों की तरह पढ़ें। अल्लाह हाफिज़। चैप्टर 15 का इसमें थोड़ा ही आया हुआ है, एक ही सवाल आया हुआ है। हाँ 122 डी है बिल्कुल।